आप लोग ये तो जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल ने के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन 1921 से लगभग 100 साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी एक पुस्तक में हड़प्पा का जिक्र किया था। तो अब इस खोज को एक 100 साल पहले क्या माने जाए या फिर 100 साल बाद का माना जाए। यदि हड़प्पा को 1826 में किसी व्यक्ति ने जिक्र किया है तो फिर इसको 100 साल खोजने में क्यों लगे, और ये टाइम पीरियड कम नहीं होता है 100 वर्ष का। तो आज हम वही समझने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की और उसके आधार क्या रहे। कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए भी हैं लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ है। चार्ल्स मैसन कौन थे और फिर जॉन मार्शल कौन है, तो ये सब समझना जरूरी है। चलिए हम यही समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। इससे पहले देखिए, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के नामों को, अलग अलग नाम कि इसके कितने सारे नाम हैं, किस युग की सभ्यता है, किसने इसको क्या कहा और वो किस आधार पर कहा, ये सब समझ लिया है। यदि आपने ये अभी नहीं समझा हो तो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज को लेकर चल रहा हूँ, नाम, नामकरण, खोज, खोज के बाद में हम समझेंगे यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये लोग कैसे थे, कहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि इन सब के बारे में हम पूरी सभ्यता को पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, और ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य को हम वहाँ के पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम केवल जो भी अन्वेषण हुए हैं, जो भी खुदाइयाँ हुई हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनके कार्बन डेटिंग और अलग प्रोसेस के आधार पर हम केवल अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये सभ्यता कब की है, क्या रहा होगा। तो चलिए यही जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और क्या हुआ। इससे पहले नामकरण, हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नाम हैं बहुत सारे, उनमें से सबसे उचित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर सिंध सरस्वती सभ्यता, सरस्वती संस्कृति सभ्यता, आद्ययुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से सबसे उचित नाम कौन सा है? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। यदि आप लोगों ने क्लास देखी हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि सारथी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आप देख रहे होगे, सारी चीजें लॉजिकल, पूरा कॉन्सेप्चुअल मिलने वाला है। चलिए तो आज समझते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखिए 1826 में ये कहानी के तौर पर ध्यान रखिए हुआ क्या है। देखो 100 साल का समय लगा है और मैं इसको 5 मिनट में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो आप लोगों के माइंड में जो इमेज जाएगी वो जल्दी जल्दी वाली जाएगी। लेकिन आप लोग इसको इमेजिन कीजिए अब से 100 साल पहले, यानी ये अभी 2023 चल रहा है, तो हम जाते हैं कब? 1923 में। और 1923 में क्या हो रहा था? तो 1923 में कुछ गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे, हमारा देश आजाद भी नहीं था। तो तब से और अब तक का जो सफर है, आप इमेजिन कीजिए इतने लंबे सफर को हड़प्पा सभ्यता का नाम देने में, बनने में, नाम देने में तो और लंबा समय लगा, हड़प्पा सभ्यता को जानने में कि हाँ ये वास्तव में कोई सभ्यता है, लगभग 100 साल लग जाते हैं। तो ये कल्पना कीजिए कि कब से और कब तक का समय लगा होगा। तो चलिए, यहाँ पर 1826 की बात है और 1826 में एक व्यक्ति है चार्ल्स मैसन। अब ये चार्ल्स मैसन है कौन? तो एक अंग्रेज अधिकारी है, एक सोल्जर है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंडिपेंडेंट खोजकर्ता हैं। और खोजकर्ता कैसे? ये न्यूमिस्मैटिक्स हैं। न्यूमिस्मैटिक्स कौन होता है? तो मुद्रा शास्त्री होता है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ एक वीडियो में, मैं सारे हिस्ट्री के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ध्यान से एक एक चीज को देख लीजिएगा क्योंकि पूरा लॉजिकल समझाया हुआ है हर चीज को। तो न्यूमिस्मैटिक्स थे। अब इन्होंने किया क्या, पहले यहाँ पर बता देता हूँ इन्होंने किया क्या है, उसके बाद थोड़ा सा हमें समझ होनी चाहिए। ये एक पुस्तक लिख रहे हैं, एक बुक लिख रहे हैं, एक पत्रिका के रूप में इसको लिखा जा रहा है और इसका नाम था नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। ठीक है, इसका मतलब है नैरेशन, नैरेटिव किया है, एक एक वर्णन किया है किसका? वेरियस जर्नीज का। यानी कि जो बहुत सारी यात्राएं हैं उनको दिखाया गया है। ठीक, कहाँ की यात्राएं? तो बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान की और पंजाब की। तो होता क्या है, ये व्यक्ति 1826 जनवरी में यहाँ पर आता है और सोल्जर के रूप में काम किया और अधिकारी के रूप में काम किया। लेकिन ये पुरातत्ववेत्ता है, ठीक है, और क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स है, मतलब मुद्रा शास्त्री है। तो ये क्या करते हैं, अफगानिस्तान साइड में, बलूचिस्तान साइड में, बलूचिस्तान पता है कि पंजाब पाकिस्तान का एक प्रांत है, तो वहां पर, और पंजाब साइड में ये कुछ चीजें खोजते हैं
और कुल मिलाकर इन्हें कुछ वहां से सिक्के मिलते हैं। बहुत सारे सिक्के इन्होंने वहां से लिए, मतलब पूरे अगर जर्नी की बात करें तो 1826 से और 41-42 तक, ये जब तक वापस जाते हैं तो बहुत सारे सिक्कों का संकलन किया। लगभग 400 सिक्के इन्होंने प्राप्त किए और उनसे उनको जाना, देखा, अध्ययन किया। ठीक है, ये इनके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इतना ही रहने देता हूं मैं। लेकिन इतने से पता चल गया होगा कि उस समय पर इन्होंने क्या किया। बहुत सारे, लगभग 50 बौद्धिस्ट साइट, बौद्ध से रिलेटेड बहुत सारे साइट, बहुत सारे स्थल की खोज और बहुत सारे सिक्कों की खोज की। ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसी बीच में क्या मिलता है, उसी बीच में इन्हें एक एक टीला मिलता है, मतलब एक जमाव मिलता है मिट्टी का, रेत का। उससे थोड़ा सा ये खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसे। तो उससे ये उस समय पर इतना समझ पाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग तो रहे होंगे, कुछ लोग बसे रहे होंगे। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिकंदर की कहानियां सुनी थी। सिकंदर को सभी लोग जानते होंगे, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसको सिकंदर महान बोला जाता है, उसकी कहानियां बहुत सारी सुनी हुई थी। तो इन्होंने सोचा कि ये उसी समय की बात है, मतलब ये जो स्थल है ये उसी समय का स्थल है। तो उसी का जिक्र ये अपनी पुस्तक नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में ये उस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ से एक टीला मिला और ये संभवतः सिकंदर के समय का रहा होगा। ठीक है, कौन थे, क्या थे और कैसे किया, वो सब मैंने बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर इतना बताया क्यों इनके बारे में? इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में तब तक कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप जानते होंगे एएसआई, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, अर्थात किसी भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना नहीं हुई थी। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या होता है? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है जो पुरानी चीजें मिल जाती हैं उनका अध्ययन करता है, अलग 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 तरीके से उनका अध्ययन करता है। तो तब तक यहाँ पर वो नहीं मिला था, नहीं खोजा गया था। ठीक है, स्थापित नहीं किया गया था, सॉरी। तो अब ये करते क्या है, ये अपने अनुमान के आधार पर इन चीजों को, जितना भी इन अनुभव था, वो इस पुस्तक के जरिए और बाकी चीजों के जरिए डिस्क्राइब कर देते हैं। इतना समझ गए? अब इन्होंने तो बता दिया, अब आगे जाके क्या होता है, तभी भी मैं फिर से बोल रहा हूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापित नहीं है भारत में। कब बनता है वो? 1861 में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, 1850 के आसपास की बात है, ये 56 केवल एक समय डाल दिए, लेकिन आसपास की बात है, लगभग 1850 की। तो क्या हो रहा था, ये 1848-49 की बात है कि एक पटरी बनाई जानी थी, कहाँ से? मुल्तान से और लाहौर तक। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जॉन विलियर ब्रेंटन ने कराची से लाहौर, मतलब मुल्तान से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटों के टुकड़ों के साथ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की। मतलब क्या हो रहा है, ये बात है 1848, 49, 50 की। तो उस समय पर जो पटरी बिछाई जानी थी, सभी को पता होगा कि यहाँ से हड़प्पा जो अभी का स्थल हमें प्राप्त है, उस स्थल से जो ईंटें मिली, उन ईंटों को क्या कर दिया इन लोगों ने, जो वहां के ठेकेदार थे, उन्होंने क्या कर दिया, वो, अब सोच के देखिए, वो ईंटें इतनी अच्छी ईंटें, इतनी उन्नत क्वालिटी की ईंटें थी। अब से 5,000, 7,000, 4,000 वर्ष पुरानी ईंटें इतनी उन्नत क्वालिटी में थी कि उनको रेल की पटरियों के लिए यूज कर लिया गया। ठीक, व्यक्ति की नजर पड़ती है ब्रेंटन की कि ये ईंटें साधारण नहीं है, कुछ अलग टाइप की हैं, जो अभी वर्तमान में नहीं मिलती हैं, तो संभवतः ये बहुत पुरानी हो सकती हैं। इस बात को 1856 में, जब 1856 में ये ब्रेंटन ने बताया, ये पुरातात्विक चीजों को लेके, और क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे इस समय पर? अलेक्जेंडर कनिंघम किसके साथ? कैनिंग के साथ मिलकर। अब ये भी पता होगा आपको, 1861 में क्या हो रहा है, 1861 में हमारा भारतीय, देखो 1857 की क्रांति तो सबको पता है ना। उस 1857 की क्रांति होने के बाद में 1858 में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है, जो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन समाप्त होके किसका शासन हो जाता है? ब्रिटिश अधिकारियों का। तो मतलब ब्रिटिश सरकार का, ये पता होगा, क्राउन का शासन आ जाता है। अब वो शासन आने के बाद 1861 में हमारे यहाँ पर एक स्थापना होती है किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उससे पहले ये लोग कुछ नहीं कर पाए, नहीं जान पाए, उसी चीज में व्यस्त हैं। तो कैनिंग की सहायता से
अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई। और उसके बाद में, हालांकि ये यहाँ पर 1856 के आसपास में इनको जब चीजें दी जाती हैं तो ये वहां पर देखते हैं और समझ नहीं आता है, व्यस्तता रहती है चीजों को समझने में, जानने में। लेकिन 1861 के बाद में धीरे 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 फिर से इन्हें भेजा जाता है कि भाई उस स्थल पर जाओ। जाते हैं उस स्थल पर, और स्थल पर जाने के बाद में ये चीजों को कलेक्ट करते हैं, पुरातात्विक वस्तुएं एकत्र की, और उनका काल निर्धारण लेकिन सही से नहीं हो पाया। ठीक है, काल निर्धारण क्यों नहीं हो पाएगा वो भी बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर चीजें तो कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन काल निर्धारण नहीं हो पाया। अब जो वहाँ के लोकल लोग थे वो बोल देते हैं, उसको ये मान लेते हैं कि ये लगभग 1000 साल पुरानी ऐसी कोई चीजें हैं, ऐसी कोई सभ्यता 1000 साल पुराने ये लोग रहते थे वहां पर, कोई प्रलय इसको जमीन को दबा के चली गई। ठीक है, उसी को इन्होंने मान लिया। इसका मतलब जो कनिंघम थे, भारतीय पुरातत्व का जनक जिन्हें बोला जाता है, वो भी इस सभ्यता की सटीकता से पहचान नहीं कर पाए कि ये सभ्यता इतनी, मतलब ये जो बस्ती हमें मिली है ये इतनी पुरानी है। बस्ती क्या, केवल एक टीला मिल रहा है, कुछ चीजें, कुछ सामग्री मिल रही है, पूरी तरीके से अन्वेषण तो उसका किया ही नहीं गया है, पूरी तरीके से उसको खोदा नहीं गया है। और जो अभी हड़प्पा देख रहे हैं हम, मोहनजोदड़ो देख रहे हैं या लोथल देख रहे हैं, कोई भी साइट देख रहे हैं, वो इस तरीके से उसका अन्वेषण नहीं किया गया था, केवल कुछ चीजों के आधार पर कुछ ये देख रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय बाद, समय गुजरता चला जाता है, भारतीय पुरातत्व के ये पहले वो थे डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद धीरे धीरे ये तीसरे डायरेक्टर जनरल आते हैं, मैंने आगे चल के दिखाया भी है। ठीक, महानिदेशकों को दिखाया भी है, कौन कौन से महानिदेशक, ये 3 नाम आएंगे तो उनको दिखाया हुआ भी है। तो जॉन मार्शल है, ये 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, और ये धीरे धीरे चीजों को समझने लगते हैं। ठीक है, अब जब समझने लगते हैं तो आगे चल के 1921 में राखल दास बनर्जी, सॉरी, दयाराम साहनी यहाँ पर आते हैं। दयाराम साहनी की सहायता से, ये अधिकारी हैं दयाराम साहनी, ध्यान रखना। और ये कौन है, ये डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। तो दयाराम साहनी, इनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या किया, अन्वेषण किया। ठीक है, खुदाई की, उत्खनन किया, और उत्खनन के बाद पाया कि यहाँ पर कोई शहर रहा होगा, और वो शहर था हड़प्पा, जिसका जिक्र बहुत पहले कर चुके थे चार्ल्स मैसन अपनी पुस्तक में। समझ गए। अब जब ये काम हो गया तो अभी भी सटीकता से नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है, अनुमान लगाया है। ठीक है, और उसके बाद आगे चल के मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट दी है अपनी, कब दी है, क्या कहा है। तो जॉन मार्शल अभी अनुमान लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं, और दयाराम साहनी ने खोज की है किसकी, रावी नदी के तट पर। ये आगे चल के आप जान ही लेंगे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, कहाँ पर, कैसे है, वो डिटेल में आगे समझेंगे इस स्थल को। तो फिलहाल क्या, केवल अभी खोज को समझ रहे हैं। तो हड़प्पा को रावी नदी के तट पर, पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां पर हड़प्पा की खोज कर लेते हैं। कौन, जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी। जॉन मार्शल अगले ही साल 1922 में फिर से क्या करते हैं, इन्हीं के निर्देशन में राखल दास बनर्जी को लगाते हैं एक दूसरी साइट पर। और वो दूसरी साइट कहाँ थी, सिंधु नदी के तट पर। पहली साइट रावी नदी के तट पर, ये तो पता ही होगा कि भारत में ऊपर की तरफ हमारा सप्त सैंधव प्रदेश था, मतलब 7 नदियां थी, उनमें से मुख्य नदी थी सिंधु नदी। सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो उनमें से रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज 1921 में कर ली थी दयाराम साहनी ने। लेकिन अगले ही वर्ष इन्हीं के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इसने राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर लरकाना, सिंध प्रांत में पड़ता है ये, पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज की। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों 1921 और 1922 में इनका उत्खनन करके पूरी तरीके से देख लिया गया कि हाँ भाई ये 2 बड़े शहर थे। ठीक, अब इसके ऊपर करवा कौन रहा है, जॉन मार्शल करवा रहे हैं, दयाराम साहनी और राखल दास इसको काम को कर रहे हैं, महानिदेशक जॉन मार्शल है। अब जॉन मार्शल इनसे रिपोर्ट लेते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब पूरा रिकॉर्ड देख के, पूरा अच्छे तरीके से उन्हें देख के, और एक रिकॉर्ड बनाते हैं और एक रिपोर्ट पेश करते हैं 1924 में। 1924 में इनकी रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो वो सभ्यता क्या, जॉन मार्शल ने रिपोर्ट दी कि यह सभ्यता मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग समकालीन, लगभग मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो डिटेल में मैं समझाऊंगा कि
सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या संबंध था, और दोनों में क्या अंतर रहे और क्या समानताएं रही। ठीक है, तो ये समझाऊंगा आगे चल के, अभी नहीं, आगे दूसरी वीडियो में। तो ये लगभग 5,000 वर्ष पुरानी थी, ऐसा 1924 में जॉन मार्शल ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें क्लियर हो गया। यहाँ तक तो ये समझ गए। बाकी ये नोट मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि नवीन शोधों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता केवल 5,000 4,000 वर्ष पुरानी नहीं। हम जो समय, इसका समय देखो, अगली अगली वीडियो में मैं समय लेके आऊंगा, किसने क्या समय माना है, किस तरीके से माना है, तो वहां पर आप लोग देखेंगे, समझेंगे कैसे इसका काल निर्धारण हुआ है, तो हम उसको डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये जो माना जा रहा है कि लगभग 2000 ईस्वी पूर्व, यानी कि अब से लगभग 3 4 5 हजार वर्ष पहले की ये सभ्यता रही होगी, तो ये नहीं, नवीन शोधों के अनुसार पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल 8,000 वर्ष पुराना है, और संभवतः है ये 8,000 वर्ष पुरानी निकलेगी, जल्दी ही ये अपडेटेड हो जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक इस चीज को भी मैंने मेंशन कर दिया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक, अभी नाम देखे आपने 3, तो वो कब कब कैसे थे। तो सबसे पहले जो महानिदेशक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का जनक भी इन्हें बोला जाता है। 1871 से ये 85 तक, मैंने बताया 1861 में स्थापित कर दिया गया था एएसआई को, लेकिन उससे पहले ये इसके काम कर रहे थे, महानिदेशक बनने चालू हुए 1871 से। तो ये पहले महानिदेशक बने, इसके बाद दूसरे महानिदेशक आते हैं। ठीक है, और फिर ये जॉन मार्शल जो आप जान रहे हैं वो तीसरे महानिदेशक थे 1902 से और 1928 तक। ठीक है, फिर एक और महानिदेशक आते हैं इस बीच में, और फिर 1931 से और 35 तक दयाराम साहनी महानिदेशक रह रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, जिस समय पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ना तो कनिंघम है और ना ही दयाराम साहनी है महानिदेशक के तौर पर। महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल है। दयाराम साहनी महानिदेशक रहे हैं लेकिन आगे चल के। ठीक है, तो ये इसकी खोज हो जाती है। अब कुल मिलाकर ये एक बार देख लेते हैं, एक सार आधी मिनट में। होता क्या है, 1826 बताया मैंने, क्या एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक में क्या हुआ था, हड़प्पा के बारे में कुछ जिक्र किया था, और वो जिक्र किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन कौन थे? जो अलग अलग चीजों को खोज रहे थे, सिक्कों पर भी अध्ययन कर रहे थे, और इस कहाँ पर, अफगानिस्तान की साइड्स पर, बलूचिस्तान में और पंजाब में वो अपना खोज किए जा रहे थे। फिर अपनी एक पुस्तक में आगे चल के उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज रह गई है 1940, अभी बताऊंगा, उसको ध्यान से समझ लेना। 1826 के बाद में 1850 के आसपास में क्या हो रहा है, रेल की पटरी बिछनी है मुल्तान से लाहौर के लिए या कराची से लाहौर के लिए, और वहां पर क्या हो रहा है, जॉर्ज ब्रंटन ये क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें कलेक्ट करके बता रहे हैं किसको? कनिंघम को। कनिंघम ने क्या करवाया, 1861 में एएसआई की स्थापना करवाई। स्थापना करवाने के बाद क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, दोबारा वहां पर जाकर चीजों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो बताते हैं हाँ यहाँ पर कोई सभ्यता रही है, लेकिन 1000 1500 साल पुरानी रही होगी। ठीक है, उसके बाद में काफी टाइम बीत जाने के बाद जॉन मार्शल इस पर ध्यान देते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाते हैं, और दयाराम साहनी को, राखलदास बैनर्जी को 1921 1922 में दो साइट पर लगा देते हैं, रावी नदी के तट पर हड़प्पा, ठीक है, पंजाब प्रांत में, और सिंधु नदी के तट पर लरकाना में, क्या कौन? राखलदास बनर्जी, इन दोनों को लगा देते हैं, और दो सभ्यताओं को देखते हैं, इसकी रिपोर्ट देते हैं 1924 में। 1924 में रिपोर्ट दी कि हाँ ये सभ्यता बहुत पुरानी है और यहाँ पर सभ्यता रही होगी, लेकिन वर्तमान शोधों के अनुसार ये सभ्यता इससे भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो ये मिस्र के समकालीन ही नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है। अब ये तीनों महानिदेशक मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर ये 1924 तक जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस आप सुनते होंगे, ये तब तक नहीं आया था। 1940 में वो कार्बन डेटिंग आता है, उसके बाद में हम चीजों को कलेक्ट करके और देख पा रहे हैं कि हाँ कौन सी चीज कितनी पुरानी है। लेकिन सटीकता से, बिल्कुल सटीकता से अभी अनुमान, केवल अनुमान लगाया जा रहा है, पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं है। तो उम्मीद है कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ही निकलेगी। इसका सबसे सही नाम कौन सा था, मैंने क्वेश्चन किया था, आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसके आगे हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये सिंधु सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, तो मूल निवासी किस किस ने क्या क्या माना है, वो सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम समझेंगे। उसके बाद इसका समय निर्धारण समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से इसका काल विभाजन किया गया है, और हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व की बस्तियां, हड़प्पा से बाद की बस्तियां, और हड़प्पा के शहर, वो सब पूरी सभ्यता को जानेंगे। तो उसके लिए आरती के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, और बाकी लोगों को भी जोड़िएगा। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो चीज़ें तो लाइक करके और आगे बढ़ा दीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद।